साथियों, कारकत्वों की श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं और आज बात करेंगे द्वादश भाव के कुछ विशेष कारकत्वों की। सामान्यतः ज्योतिष ग्रंथों में द्वादश भाव को व्यय स्थान कहा गया है और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि लग्न हमारा जन्म स्थान है और लगन से सभी भावों की यात्रा करते हुए अंतिम पड़ाव यानी कि 12वें भाव पर पहुंचा जाता है। इस हिसाब से यह लग्न का व्यय हुआ। जिन लोगों के 12वें भाव में केतु बैठा हो और उसकी दशा चल रही हो तो वो अक्सर डरे हुए से आते हैं और पूछते हैं कि क्या यह मेरा मोक्ष का समय आ गया। तो देखिए, केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है और काल पुरुष की कुंडली में आप देखें तो इसीलिए मीन राशि को केतु की राशि माना जाता है और इसी से सही रिजल्ट मिलते हैं। केतु और मोक्ष का यह एक अलग विषय है जो कभी बाद में हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप यही समझ लें कि 12वें भाव का एक्टिव होने का मतलब मोक्ष से नहीं है। और इन दिनों में बहुत सारे मैसेजेस ऐसे मिलते हैं कि कन्या तो बुध की राशि है, आप राहु की बता रहे हैं, मीन तो गुरु की राशि है, आप केतु की राशि बता रहे हैं मीन को। तो देखिए, हम पहले के हमारे चैप्टर्स में कई बार इस बात का खुलासा कर चुके हैं और जो नए लोग जुड़े हैं पुनः उसके लिए बता देते हैं कि राहु की स्वराशि कन्या है, केतु की स्वराशि मीन है और राहु की उच्च राशि कुंभ, नीच राशि सिंह है। इसी तरह केतु की उच्च राशि सिंह है और नीच राशि कुंभ है। कृपया इस बात को ध्यान में ले लें। यदि आप यह एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करेंगे राहु केतु के बारे में तो आप किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज हम यहाँ पर द्वादश भाव के कुछ कारकत्वों की बात कर रहे हैं। द्वादश भाव का शारीरिक रूप से जिन अंगों पर प्रभाव पड़ता है उसमें बाईं आंख, बायां कान, पैर, पैर का पंजा यानी तलवा, इन अंगों पर द्वादश भाव का विशेष प्रभाव रहता है। कुत्ता और मछली ये 12वें भाव के जीव हैं। निद्रा, हानि, व्यय, दान, मूर्छा, विदेश यात्रा, भोग, ऐश्वर्य, जेल यात्रा, लंपटगिरी, व्यभिचार यानी पर स्त्रीगमन और व्यर्थ भ्रमण जैसे अनेकों कारकत्व द्वादश भाव में भी समाये हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यह कहना चाहेंगे कि द्वादश भाव के एक्टिव होने से घबराएं नहीं कि अब तो 12वां भाव एक्टिव हो गया, मोक्ष का टाइम आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12वां भाव यदि वास्तव में विचार किया जाए तो जीवन के रस तत्व के आनंद लेने का भाव है। जीवन को सच्चे आनंद और सुख पूर्वक जीने का भाव है। जीवन को इस प्रकार जिया जाए जहाँ कोई दुख ना हो, कोई भय ना हो, बिना किसी प्रकार के चिंता के उन्मुक्त भाव से जीने का कारण यह 12वां भाव बनता है। आप जानते हैं कि छठे भाव का कारकत्व है भय, अपमान, चिंता, रोग, ऋण, शत्रु और 12वां भाव छठे भाव का विरोधी भाव है। यानी छठे भाव से 12वां भाव सप्तम हो जाता है तो यह उसका विरोधी भाव हुआ। और छठे भाव के जो जो अवगुण हैं वो इस भाव में नहीं होते हैं। यानी 12वां भाव एक्टिव हो गया तो जातक को ये भय, अपमान, दुख, रोग, ऋण ऐसी कोई भी चिंता नहीं सताती है। 12वें भाव का एक कारकत्व है जल्दबाजी, उतावलापन। जब भी 12वां भाव एक्टिव होगा जातक के स्वभाव में एक उतावलापन आ जाता है, उसका जल्दबाजी में काम करने का स्वभाव बन जाता है और वो बिना किसी प्लानिंग के काम करता है, क्योंकि छठा भाव है सोच विचार का, प्लानिंग के अनुसार काम करने का। लेकिन जब 12वां भाव एक्टिव हो गया तो वो जो मन में आए वह कर डालता है, ज्यादा कोई प्लानिंग नहीं करता है। अब 12वें भाव को व्यय का भाव कहा गया है। इसका मतलब यही है कि जातक खुले हाथों से खर्च करता है। उसकी प्रवृत्ति, उसके स्वभाव में ऐसा आ जाता है कि खर्च करते समय भी वो ये नहीं देखता कि कल क्या होगा, बस खर्च कर डालता है। उसकी आदत हो जाती है खर्च करने की। और इसी वजह से दान भी 12वें भाव का कारकत्व है। 12वें भाव एक्टिव वाला जातक दानी भी हो सकता है। यहाँ दानी होने से तात्पर्य इतना है कि जातक को तो खुला खर्च करना है। अब चाहे वह दान करके खर्च कर दे या अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर दे, तो यह जरूरी नहीं है कि वह दान ही करे,
पर जीवन में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ दान करके खुश होते हैं, कुछ भोग करके खुश होते हैं, अपने सुख सुविधाओं पे खर्च करके खुश होते हैं। पर कुल मिलाकर यह भाव खुले हाथ से खर्च करने का है। जहाँ तक खर्चीले स्वभाव का होता है, कुल ये समझ लें आप। 12वें भाव का एक कारक तो आपने पढ़ा होगा, निद्रा। जब भी 12वां भाव एक्टिव रहेगा, जहाँ तक गहरी नींद लेगा, मौज की नींद सोता है, या जिसे आप कहते हैं घोड़े बेचकर सोता है। और इसका कारण भी आपको समझ में आ गया होगा कि 12वें भाव को निद्रा से क्यों जोड़ा गया है। देखिए, छठे भाव के कारक तो यहाँ पर कम होते हैं। भय, अपमान, चिंता, ऋण, ये उसको होते नहीं हैं। और जिसको भय, अपमान, चिंता, इसका भय नहीं होगा, उसी को चैन की नींद आएगी। क्योंकि यदि आपके साथ भय, अपमान, चिंता, रोग, ऋण, शत्रु ये जुड़ा हुआ है जीवन में, तो आप सो नहीं सकते ढंग से, बार बार करवटें बदलेंगे। लेकिन 12वें भाव के एक्टिव होने से इन सब कारकत्वों में, छठे भाव के कारकत्वों में कमी आती है। और जातक गहरी नींद सोता है, यानी जातक को कोई भय चिंता नहीं होती, गहरी नींद सोता है। इसीलिए निद्रा को 12वें भाव का फल कहा गया है। अब प्रैक्टिकली हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी जातक को ऋण की चिंता सता रही है, उसके सर पर बहुत कर्जा हो गया है और वह सो नहीं पा रहा है। ऐसे में कोई आपसे पूछता है कि मेरे को इस ऋण से कब छुटकारा मिलेगा, तो यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि इसको धन कहाँ से आएगा, कब आएगा। तो यह ऋण से छुटकारे का उपाय नहीं है। कारण यह है कि धन आएगा, उससे क्या पता वो ऋण चुकाए या उसको कहीं और लगा दे। यहाँ उसका सवाल है कि ऋण का निपटारा कब होगा। तो आने वाली दशाओं में, आसपास में आप यह देख लीजिए कि इस जातक का 12वां भाव कब एक्टिव हो रहा है। तो जिस दशा में भी उसका 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा, उस समय में उसके ऋण की समस्या का हल हो जाएगा। छठा भाव है कर्ज लेने का, तो जब भी 12वां भाव एक्टिव होगा, उसका कर्ज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 12वां एक्टिव होते ही छठा तो कमजोर होगा ही। सिंपल सी इसी तरह से सभी भावों में कैलकुलेशन करनी है। और एक बात ध्यान रखिए कि जिस जातक का भी नक्षत्र स्वामी द्वारा या अन्य दशाओं में 12वां भाव ज्यादा एक्टिव हो रहा हो, उस जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए। यदि उसने कर्ज ले लिया तो यह कर्ज उसके जी का जंजाल बन जाएगा। इसलिए 12वें भाव एक्टिव वाले जातक को कर्ज लेने से जितना संभव हो बचना चाहिए। कर्ज लेना सिर्फ छठे भाव एक्टिव वाले जातक को ही फायदेमंद साबित होता है। 12वें भाव एक्टिव वाले जातक के लिए तो यह जी का जंजाल ही है। 12वें भाव एक्टिव वाले ने कर्ज ले लिया तो समझ लीजिए उसका सारा सुख, चैन, सारे जीवन का रस, तत्व, आनंद वो सब खत्म हो जाएगा। तो जितना हो सके कर्ज से इनको बचना चाहिए। 12वें भाव का एक कारकत्व है सच बोलना। यदि 12वें भाव एक्टिव वाला जातक सच बोले तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आराम से रहेगा। और यदि मान लीजिए वह झूठ बोलने लग जाए तो पहली बात तो वह तुरंत पकड़ा जाएगा और यह झूठ बोलना उसके लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा। 12वें भाव के एक और कारकत्व पर बात करते हैं। 12वें भाव का एक फल है विदेश यात्रा। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, जब भी 12वां भाव एक्टिव होगा, इसका मतलब कि लग्न तो कमजोर होगा ही, क्योंकि लग्न से व्यय स्थान में है 12वां भाव। और आप जानते हैं कि लग्न हमारा जन्म स्थान है, तो यहाँ जन्म स्थान का त्याग होगा 12वां भाव एक्टिव होने पर। मतलब 12वां भाव एक्टिव हुआ तो लग्न यानी जन्म स्थान का त्याग होकर उसे विदेश जाना पड़ेगा। इसलिए 12वें भाव को विदेश यात्रा का भाव कहा गया है। 12वां भाव मुख्यतः मौज, आनंद, विदेश यात्रा, लंबी यात्राओं से है। तो 12वां भाव जब भी एक्टिव होगा, जहाँ तक घूमने फिरने, मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा अवश्य करेगा और वह आराम से हो भी जाती है। और 12वें भाव के साथ साथ यदि 10वां भाव भी एक्टिव हो तो ऐसा जातक अपने कर्म के सिलसिले में, घूमने फिरने में या अपनी उच्चतर विद्या के सिलसिले में विदेश चला जाता है। 12वें भाव का एक फल जेल यात्रा भी बताया गया है, लेकिन यह केवल 12वें भाव से घटित नहीं होगा। जेल यात्रा का फल तभी मिलेगा जब 12वां भाव एक्टिव हो और उसके साथ साथ अष्टम भाव यानी 8वां भाव भी एक्टिव हो जाए तो जेल यात्रा का योग बन जाएगा। या अष्टमेश ने 12वां भाव एक्टिव किया हो
तो भी यह घट सकता है। इसी भाव से यानी 12वें भाव से समुद्री यात्रा, पानी के जहाज बनाने वाले कारखाने, नेवी में काम करना, नेवल फोर्स में होना यानी नौसैनिक होना, मछली मारने के लिए जो लोग समंदर में जाते हैं नाव द्वारा यानी नाविक, वो भी 12वें भाव के अंतर्गत आते हैं। और ये सब कारकत्व 12वां भाव एक्टिव होने पर ही घटित होते हैं, यानी इनका सीधा संबंध 12वें भाव से है। इसके अलावा हवाई जहाज बनाने के कारखाने और हवाई यात्रा, ये भी 12वें भाव का फल है। जिस भी जातक का 12वां भाव एक्टिव होता है वो बहुत जल्दी हवाई यात्राएं करता है। इस संदर्भ में हमको अभी याद आ गया, आप विजय माल्या की कुंडली देखिए। विजय माल्या की कुंडली में जन्मजात 6ठा भाव एक्टिव था और आपको मालूम है 6ठा भाव है नशे का, व्यसन का या इन पदार्थों के निर्माण का। तो विजय माल्या जब तक शराब के कारोबार में था तो वह लिकर किंग कहलाता था। उसने पूरी दुनिया में अपना एक मकाम बना लिया था और वह सफल था। लेकिन जैसे ही उसने 6ठे के विरोधी भाव 12वें का धंधा शुरू किया, यानी उसने किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की, वहीं से उसका सितारा डूबने लग गया। क्योंकि 6ठे भाव से वह जुड़ा रहता तो उसको जीवन में कोई कमी नहीं थी, पर आने वाली किसी ग्रह दशाओं में उसका 12वां भाव एक्टिव हुआ और वो एयरलाइन के धंधे के अंदर चला गया। और एयरलाइन के धंधे में उसकी यह हालत हुई कि आज आप जानते हैं वह देश छोड़कर भाग गया है। विजय माल्या की कुंडली हमको यहाँ अभी मिल नहीं रही है, लेकिन उसकी कुंडली में यही योग है। आप कहीं भी देखकर इसको अध्ययन कर सकते हैं। इस बात के अध्ययन के लिए अच्छी कुंडली है। आप किसी भी भाव के कारकत्वों को यदि तर्कपूर्वक देखेंगे, भावों से भावों के संबंध को देखेंगे, तो आपको स्वतः ही अनेकों कारकत्व दिखाई देने लगेंगे। फिर आपको किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है। अब इसी संदर्भ में यदि हम 12वां भाव एक्टिव वाले जातक के माता पिता के बारे में विचार करना चाहें तो आप देखिए कितना सिंपल सा काम है। अब आपने 12वें भाव के कारकत्वों में पढ़ा होगा माता का भाग्य और दूसरा लिखा है पिता का पराक्रम। अब 12वें भाव से इनका सीधा संबंध जुड़ जाता है। अब देखिए जिस जातक का 12वां भाव एक्टिव है तो उसके पिता के भाव से यानी 10वें भाव से 12वां भाव तृतीय हो जाएगा, तो यह पिता का पराक्रम हुआ। तो सीधी सी बात है कि जातक की इस दशा के समय पिता का पराक्रम बढ़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, यानी वह मेहनती होगा। इसी तरह माता का भाव चतुर्थ है तो चतुर्थ भाव से 12वां भाव नवम हो जाएगा, तो यह माता का भाग्य हुआ। यानी जातक के इस दशा काल में माता का भाग्य साथ देगा। यानी जातक का 12वां भाव एक्टिव होना यह बताता है कि यह माता के भाग्य में वृद्धि करेगा। तो हम जरा सा तर्क लगाएंगे तो कारकत्वों को जान लेना, उनको अप्लाई करना, उनसे भिन्न रिजल्ट निकालना, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ज्योतिषी के संदर्भ में आपको 12वें भाव को समझना शायद ज्यादा प्रिय लगेगा। आप समझना चाहेंगे कि 12वां भाव यदि ज्योतिषी का एक्टिव होता है तो क्या फल मिलेगा, जरा इसे भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई ज्योतिषी है और किसी दशा काल में उसका 12वां भाव एक्टिव हो गया और मान लीजिए इस 12वें भाव के साथ साथ ही ज्योतिषी का चतुर्थ भाव भी एक्टिव है, यानी चतुर्थ और द्वादश ये 2 भाव एक्टिव हो गए, तो ज्योतिषी के लिए यह एक बहुत सुंदर स्थिति बन जाएगी। क्योंकि चतुर्थ भाव होता है जनता का और चतुर्थ भाव से द्वादश भाव होता है नवम और नवम भाव होता है गुरु का। तो इस समय में ज्योतिषी जनता का सच्चा गुरु साबित होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से द्वादश भाव नवम होता है, तो यह जनता का भाग्य होगा। ज्योतिषी यहाँ सिर्फ माध्यम होगा, लेकिन यह जनता का भाग्य है। ऐसे ज्योतिषी के पास जो भी कोई अपनी कुंडली लेकर जाता है, उसे जो भी सलाह मिलती है वह उसका भाग्य बढ़ाने वाली होती है। यानी ज्योतिषी इस समय में उसको जो भी बोल दे वह उसके भाग्य की वृद्धि ही करेगी। और आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं फला पंडित जी या फला बाबा जी जो भी बोल देते हैं वो सच होता है, और उनके पास शिष्यों की लाइन भी लग जाती है। जनता का ऐसा विश्वास बन जाता है कि फला जगह जाने से समस्याओं का निदान हो जाता है। तो उन ज्योतिषी या बाबाओं की कुंडली में भी
यही योग काम करता है। उनका भी कहीं ना कहीं चतुर्थ और द्वादश ये भाव एक्टिव होते हैं, जो कि जनता की परेशानी को दूर करने का कारण बनते हैं। भले वो उतने जानकार नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, तार्किक नहीं हो, लेकिन उनकी जबान ही यहाँ पर सिद्ध होती है, क्योंकि यहाँ पर तो जनता का भाग्य बढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो यह चतुर्थ और द्वादश का एक्टिव होना एक ज्योतिषी के लिए या एक भविष्य फल कथनकर्ता के लिए बहुत सुंदर स्थिति बना देता है। अब अंत में बात कर लेते हैं, द्वादश भाव वास्तव में क्रिया का है। द्वादश भाव में सोच नहीं होती है, सोच छठे भाव का फल है। 12वें भाव में सिर्फ क्रिया है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि 12वें भाव एक्टिव वाला जातक बहुत क्रियाशील होता है। उसमें जल्दबाजी और उतावलापन का स्वभाव होता है। उसके दिमाग में जो कुछ भी विचार या प्लान आ गया उसको तुरंत फुरत कर डालता है। वह ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, बस दिमाग में आया और उसने कर डाला। तो साथियों, चैप्टर 148 से आज के चैप्टर 159 तक हमने 12 भावों के ही कारकत्वों पर बात की, और आशा करते हैं कि आपको ये उपयोगी लगा होगा। फल कथन में यह आपको सहायक लगा होगा, कहीं ना कहीं आपका नजरिया भी बदला होगा। यदि आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया बताएं, जिससे इसी तरह की श्रृंखलाएं आगे भी शुरू की जा सकें। अब इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब इस श्रृंखला के आखिरी चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।